बच्चों, ये क्लास 9th की मैथ सब्जेक्ट का संख्या पद्धति गणित का जो अध्याय फर्स्ट है उसके बाद जो पढ़ाएंगे। इसमें है भूमिका। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो ये आकृति दी है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे निरूपित किया जाता है। यहाँ पे संख्या के सेंटर में 0 होता है, उसके आप दाईं तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो नेगेटिव आते हैं, और उनके बीच के अगर आपको निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप पिछली कक्षाओं में आपने क्लास 8 तक में पढ़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा मतलब दाईं तरफ को, इस दिशा को चलते जा रहे हैं। जहां तक आप देख सकते हैं, मतलब जहां तक आपकी नजर पड़ती है वो इस दिशा में आप चलते जा रहे हैं, वहां तक आपको संख्याएं संख्याएं संख्या ही दिखाई पड़ती हैं। परंतु संख्या क्या है, अनंत तक बढ़ती जाती है और आपको संख्याएं ही संख्याएं नजर आएंगी और आपकी जो वो होगी नजर आगे बढ़ती जाएगी। जो जो आप आगे बढ़ोगे तो आपका रास्ता खत्म नहीं होगा, यानी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब जैसे ये बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 है, जैसे आगे बढ़ेगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे अनंत तक संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप संख्या रेखा में चलते जा रहे हैं, आप संख्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार कीजिए। अब इसने क्या किया, आपने एक थैला ले लिया, एक बैग ले लिया, उसमें संख्याओं को उठाते गए। आप पहले संख्या में गए, आपने पहला उठाया, दूसरा नंबर उठाया, तीसरा नंबर उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया, छठा उठाया, बढ़ते चले गए और संख्याओं को उठाते गए। तो संभव है कि आप 1 2 3 आज जैसे केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ करते हैं। जो प्राकृत संख्याएं हैं आप उनको प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती जाती है और ये सूची क्या होती है, खत्म ही नहीं होती। आप बढ़ते जा रहे हो, संख्या आपको मिलती जा रही है। आपने पहले पे गए 1 उठाया, आगे बढ़े, दूसरा 2 उठाया, आगे बढ़े 3 उठाया, फिर 4 उठाया, 5 उठाया, और अब बढ़ते जा रहे हो, संख्याएं आपको मिलती जा रही है। और ये सिलसिला खत्म होगा नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो? आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं भर जाती हैं और आप अपने थैले में संख्याओं को डालते जाते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में प्राकृत संख्या आपके पास जमा हो जाते हैं, नेचुरल नंबर आपके पास जमा हो जाते हैं। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक एन से प्रकट करते हैं, और ये जो हमने संग्रह किया है, जो हमने कलेक्शन किया है, इसको हम किससे करते हैं, एन से प्रकट करते हैं। अब आप घूम जाइए विपरीत दिशा में। पहले आप चले थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में बढ़े थे। अब आप उसी बिंदु से आ जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 पर आ जाइए। फिर आप बाईं तरफ को नकारा जो जहाँ नेगेटिव नंबर है उस तरफ को बढ़िए। तो आपको क्या है कि ये पहले तो आपको एक शून्य मिलेगा, आप शून्य उठाना पड़ेगा। आप घूम जाइए, चलते हुए शून्य उठाइए। अब आपको शून्य उठाइए, अपने शून्य को रख दिया बैग में और उसी विद्यालय में, और अब उसको पूर्णांक संख्या का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। इससे प्रत्येक डब्लू से अब क्या हुआ, पहले आपने एन से आपको जो संख्याएं मिली तो आपको वो संख्याओं को आपने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। उसको एन से डिनोट करते हैं, उस कलेक्शन को, उस संग्रह को जो आपने इकट्ठा किया 1 2 3 4 5 से, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत नंबर और संख्याएं, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप दूसरी डायरेक्शन में मुड़े तो आपको 0 मिला, आपने 0 कलेक्ट करके भी थैले में डाल दिया। तो वो क्या हो गया, टोटल
होल नंबर हो गया, तो पूर्ण नंबर या होल नंबर बोलते हैं। और उसको भी अपने थैले में डाला, तो जब होल नंबर भी मिल जाता है नेचुरल नंबर के साथ, प्राकृत नंबर के साथ, तो उसे बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण नंबर, उसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया, होल नंबर को डब्ल्यू से किया, नेचुरल नंबर को हम प्राकृत नंबर भी संख्याएं बोलते हैं, और होल नंबर को हम पूर्ण संख्याओं के नाम से दर्शाते हैं। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। जब हम उसी दिशा को, अब जीरो से हम बाईं तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो हमको पूर्णांक संख्याएं नकारात्मक दिखाई रही है, नेगेटिव दिखाई दे रही है, ऋणात्मक दिखाई दे रही है। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। अब उनको भी उठा के हम उसी थैले में डाल जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, तो जो आपका नया संग्रह बनेगा, अब हमारे पास एक नया कलेक्शन हो जाएगा, एक नया संग्रह हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि इन पूर्णांकों को क्या बोलते हैं, इन सभी पूर्णांकों को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, या फिर इंटीजर्स बोलते हैं। तो तीन तरह की संख्या हमने पढ़ी। पहले हमने 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का एक कलेक्शन किया, एक संग्रह बनाया, उसको बोला हमने प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, उसको एन से डिनोट किया। फिर हमने हम दाईं तरफ अपनी बाईं तरफ मुड़े, और हमने जीरो को भी उठा के एक संग मिला दिया प्राकृतिक नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के साथ, तो वो हो गया पूर्ण नंबर या होल नंबर, उसको हमने डब्ल्यू से दिखाया। अब हमने क्या किया, नेगेटिव नंबरों को भी इकट्ठा करके ये जो उसी थैले में जमा कर दिया, तो सारे हो गए पूर्णांकों का एक कलेक्शन हो गया। उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो जब हम पूर्ण, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब मिला के इकट्ठा सब डाल देते हैं, एक संग्रह बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स या पूर्णांकों का संग्रह है। उसको जेड से दिखाते हैं। तो एन एन से हमने नेचुरल प्राकृतिक नंबर को दिखाया, और डब्ल्यू से हमने पूर्ण नंबरों को दिखाया, होल नंबर्स को दिखाया, जेड से हमने सारे पूर्णांकों को दिखाया, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सारे इंक्लूड है। तो ये तीन तरह के कलेक्शन हमने अभी तक पढ़े। अब जेड क्यों, जेड जर्मन शब्द में क्या है, जेहेलेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। तो जेड का मतलब है गिनना, जहल का, जिसका अर्थ है संख्या। तो जे का जहलिन, गिनना, संख्याओं को गिनना। तो हम इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव सभी संख्याओं को गिनते हैं, तो इसको जेड से लिया जाता है। क्या आप आ, क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं? अब इसमें क्या है, क्या कुछ संख्याएं और बची रहती हैं? हमने संख्याएं, आपने देखा, जब हमने आप संख्या लाइन खींची थी, तो उसमें कुछ संख्याएं थी जैसे -1/3, प्लस में 1/4, 1/2, ये संख्याएं भी बची हुई हैं। तो अगर वो बची हुई, तो हम क्या वो संख्या को कैसे करेंगे? निश्चित रूप से है, तो रेखा पर संख्याएं बची रहती है। ये संख्याएं 1/2 है, 3/4 है, और या -200/2006 जैसी संख्याएं भी हैं। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को थैले में डाल देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं परमेय संख्याएं, इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में जो संख्याओं का कलेक्शन बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनमें पी बाई क्यू के, उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, पूर्ण नंबर या जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स भी आ गए, और उनको हम अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर उनको लिख सकते हैं या बना सकते हैं, तो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर या परमेय संख्याओं। वो हो जाता है परमेय संख्याओं का कलेक्शन, संग्रह कहलाता है। तो संख्या पद्धति में हमने अभी 4 तरह के नंबर पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा पढ़ा हमने इंटीजर्स, चौथा पढ़ लिया प्रमेय संख्याएं। और का संग्रह हो, प्रमेय संख्याओं के संग्रह में क्यू से इसको प्रकट करते हैं। अब हमने पहले एन से किया था नेचुरल नंबर को, डब्ल्यू से किया था हमने होल नंबर्स को, और जेड से किया था हमने इंटीजर्स को। क्यू से हम डिनोट करते हैं परमेय संख्याओं को, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। रैशनल नंबर में रेशियो से हुई है, तो इसको, क्योंकि क्यू अंग्रेजी में क्या था, कोशिएंट कहलाता है, तो इसमें रेशियो थे, इसलिए क्यू से इसको डिनोट करते हैं। अब आपको याद होगा कि प्रमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। प्रमेय संख्याओं की परिभाषा जब बताई थी कि प्रमेय संख्याओं को प्रमेय संख्या कहा जाता है यदि वो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को हम प्रमेय संख्या तब कहेंगे जब हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर ना हो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रमेय संख्याएं कहेंगे। अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को पी बाई क्यू के
रूप में लिखा जा सकता है। अब हमको ये भी रखना है कि थैले में जितनी संख्याएं रखी हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे p इज इक्वल टू -25 है तो इसका q इज इक्वल टू क्या होता है 1। इस प्रकार हम परिमेय संख्या को के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को यानी इंटीजर्स को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का पी बाई क्यू के रूप में अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होता है। इनका अद्वितीय निरूपण नहीं होता। जहाँ पी बाई क्यू पूर्णांक है वहाँ q इज इक्वल टू नॉट। उदाहरण के लिए 1/2 को हम 2 बाई मतलब उनको हम अद्वितीय नहीं है, उसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके हम कई एक रूप में हो सकते हैं या यूनिक नहीं होता, उसका कोई दूसरा रूप ऐसा है कि दूसरा रूप में नहीं लिख सकते, उसको कई रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या भिन्न है। इनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं, हिंदी में भिन्न भी इनको बोला जाता है। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, जब हम पी बाई क्यू को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तब हम यह मान लेते हैं कि q इज इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये मानते हैं। अर्थात p और q असाभाज्य संख्याएं हैं, अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्न में से हम एक 1/2 लेते हैं, मतलब जो इसका सबसे छोटा रूप है उसको हम लेते हैं जो सभी को निरूपित करता है। अब इससे क्या होता है, जो इसके बड़े रूप होंगे, जो इसका सबसे सरल रूप है, जो उसके बाद इसका और सरल रूप नहीं किया जा सकता है, उसको हम लेते हैं और उसी से हम संख्या रेखा में इसको निरूपित करते हैं। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं इससे संबंधित कुछ उदाहरण करें। अब हम इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों ये था आपका इंग्लिश की संख्या, जो आपका गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में अगले जो हम वो करेंगे वीडियो देंगे उसमें हम आपको इसके उदाहरणों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। आज इसके बारे में आपको परिभाषा इसकी बताई कि संख्या पद्धति क्या होती है, इसकी भूमिका बताई। अगले जो वीडियो जारी करूंगा मैं उसमें आपको इनके उदाहरण में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाएं ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें।